हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 29 के बारे में, जिसमें हम लोग 20 के 20 एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी। इसमें एबीसी की वैल्यू क्या होगी पहले ये चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 + 2 कॉमा हेलो। अब मैं तो कहता हूँ वीडियो को पॉज करो, अपने मन से सोचो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कठिन है और जो लोग इसमें लटक जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाहो तो ऑप्शन देख सकते हो, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन देखने कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिंपली ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये नहीं आया होगा, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 + 2 कॉमा हेलो। पहले राइट साइड से चीज़ें उठाना चालू करो जब तक इक्वल टू ना आ जाए। मैंने कहा ये सारी वैल्यूज़ मिल गई, ये मिल गया, ये सब मिल गया मुझे, भाई यहाँ तक चीज़ें मिल गई। इसका मतलब यही वैल्यूज जो हैं वो ए बी और सी में जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि इसमें से अब जितना आपने सेलेक्ट करा है इसमें लेफ्ट से राइट की ओर चलो और लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज भरना चालू करो। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 + 2 अगर 4 होता है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 हो गई, फिर कॉमा। तो अब हमारा ये पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे 2 + 2 तो 4 हो गया, वो ए में चला गया। अब बी में क्या जाएगा, हेलो चला जाएगा। तो बी में मेरा क्या आ गया, हेलो आ गया। ये रहा मेरा हेलो। ठीक है, अब देखो अब ये पूरा खत्म हो गया। अब आप लोग कहोगे ले भैया सब खत्म कर दियो तो सी में क्या जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, हमने जितना जितना हम लोग को वैल्यू रखनी थी वो सब तो खत्म हो गई और ए और बी का काम भी हो गया। बट अब बात ये है कि सी का क्या। अब सी का क्या तो हमें नहीं पता ना, तो दोबारा इसको दोबारा सेलेक्ट करो पूरा, यही होता ही है, दोबारा सेलेक्ट करो तो ये आया। अब सी में ये अब देखो, अब ये दो वैल्यूज हैं। अब ये दो वैल्यूज जो है जानी तो चाहिए थी, यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए थी, बट अपने केस में ये दोनों चीज़ें तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, ए और बी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कॉमा हेलो। तो हमारा सी में क्या आ जाएगा, 4 कॉमा हेलो, वो भी स्ट्रिंग के अंदर, कोट्स के अंदर है तो वो लिख लेना। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह। तो अभी आप ये समझ गए कि भाई ए में वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, बी में क्या आ गया, हेलो आ गया। अब यहाँ पे सी को कुछ बचा ही नहीं देने को, तो हम लोग दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा और ये पूरी पूरी वैल्यू उठ के सी में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ए में आ गया 4, नहीं ये ए में 4 हेलो थोड़ा ना आएगा, ए में सिर्फ 4 आएगा। ए में आया 4, बी में आया हेलो और सी में आया 4 कॉमा हेलो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको वेट करो, इस पर थोड़ा फोकस करो और समझो कि कैसे ये हुआ। एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको गलत दी गई है, यहाँ पे डबल कोट्स लगे हुए हैं। ये डबल कोट्स का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा क्या कि हेलो में ये 2 कोट्स का क्या काम है। जब भी कोट लगाने तो 3 लगाओ, मतलब या तो एक कोट लगाओ यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिंग एक कोट्स में होती है। ठीक है, तो ऐसे तो अब ए और बी और सी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखो सिंपल, मगर यहाँ पे 2 कोट्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इससे आनी तो एरर चाहिए थी, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना एरर का। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक कोट है। बाकी अगर यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शंस में एरर दिखेगा ना, तो वहाँ पे एरर पे क्लिक करना, क्योंकि 2 कोट्स के अंदर हम लोग कभी भी स्ट्रिंग को नहीं रखते हैं। या तो सिंगल कोट के अंदर रखेंगे या तो 3 कोट्स के अंदर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन है। अब इसमें कुछ वैल्यूज हम पास करें। एफ में हमने पास करा 2 कॉमा सी इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब यहाँ पे ए में वैल्यू चली गई 2 और बी में वैल्यू रही 1 और सी में वैल्यू चली गई 2। तो ए में गया 2, बी में गया 1, सी में गया 2। अब यहाँ पे हम प्रिंट करें ए इज फलाना कॉमा बी इज फलाना एंड सी इज फलाना। ये तीनों वैल्यूज मुझे प्रिंट करनी है। तो पहली बार में मेरी वैल्यूज क्या क्या होंगी आप ये बताओ। ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 1 और सी की वैल्यू हमने यहाँ से अलग से पास करी 2। तो 2 1 2 मेरा प्रिंट हो जाएगा। देख लो 2 1 2 कहाँ प्रिंट हो रहा है, ए इज 2, बी इज 1, सी इज 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। फिर c इज इक्वल टू 100। अब c की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 100, a की हो गई 110 और b की बनी रहेगी। तो हमारी वैल्यूज क्या चलेगी, 110, 1 और 100, 110, 1 और 100। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे मुझे सही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। मैं वैसे क्लास टेस्ट नाम की है, ओबीजे इक्वल टू टेस्ट लिख रहे हैं। तो ओबीजे इक्वल टू टेस्ट लिखा, जैसे ही यहाँ पे टेस्ट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का, तुरंत इनिट चलेगा। अब इस क्लास में गौर से देखो तो यहाँ पे आपको 2 इनिट दिखेंगे, पहला इनिट ये है और दूसरा इनिट ये है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास 2 इनिट आते हैं तो हमेशा लास्ट वाला इनिट ही चलता है। लास्ट वाला इनिट ये है तो मतलब इसी को चला दो, प्रिंट हो जाएगा बाय वर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताइए। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, हमने मैथ में पूरी सारी की सारी फंक्शंस जो है इंपोर्ट करा ली। ए में ये वैल्यू पड़ी है, बी में ये पड़ा है, सी में ये पड़ा है। इंटीजर ऑफ ए, मतलब ए में जो भी वैल्यू पड़ी उसका इंटीजर क्या होगा, तो इंटीजर ऑफ ए में हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं, उसके लिए राउंड फंक्शन होता है। हम लोग इंटीजर ऑफ ए कर रहे हैं, मतलब इसके फ्लोट को इंटीजर में बदल दो, और फ्लोट को जब इंटीजर में बदलते हैं तो सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट उठा लेते हैं, तो ये 2 उठ गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, 2 आ गया। फ्लोर ऑफ बी, मतलब बी का फ्लोर बताओ, तो बी का फ्लोर क्या होता है, नेक्स्ट छोटा इंटीजर बताओ, इससे जस्ट छोटा एक इंटीजर वैल्यू। 3.7 क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, नेक्स्ट छोटी वाली वो हो सकती है 3, तो हमारा फ्लोर ऑफ बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कह रहा है सीलिंग बताओ सी की सीलिंग क्या हो सकती है। सबसे पहले तो अगर मैं कह दूं कि ये सिर्फ प्लस का होता 3.12, तो इसका आंसर सीलिंग आती 4, क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर जो 3.12 से बड़ा हो तो वो हो सकता है 4, बट यहाँ पे लिखा है माइनस का 3.12, तो सीलिंग का मतलब माइनस का 3.12 का बताओ सीलिंग वैल्यू, तो वो क्या होगी, माइनस का 3 होगी। क्यों होगी माइनस का 3, क्योंकि 3.12 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, माइनस का 3, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3। फिर हम क्या करें, एफ ए बी एस सी का निकालो, मतलब एफ ए बी एस निकालो इस चीज़ का, तो एफ ए बी एस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, तो उसमें माइनस साइन हट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.12, तो 3.12, तो ये चार्ज यहाँ पे भी आ रहे हैं, वही आंसर है 2 3 माइनस 3 और 3.12, 3 माइनस 3 और 3.12, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। इंपोर्ट करा हुआ है आरी, अब हम उसमें मैच निकाल रहे हैं, उसमें चेक क्या कर रहे हैं, डॉग को। अब डॉग को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एक मिनट को, यहाँ पे मैचेस, मैचेस कौन सा फंक्शन होता है, मैच फंक्शन होता है मेरे ख्याल से सिर्फ, बट मैचेस फंक्शन कोई नहीं होता है। एक बार मैं इसे रन करके आपको कंफर्म करके बता देता हूँ, मेरे ख्याल से मैचेस होता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, और इन्होंने लिखा है तो कुछ यहाँ पे गलती है। हाँ देखो, ये कह रहा है कि आरई में कहीं भी मैचेस नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, मैच नाम का होता है, MATCH होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी मेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कह रहा है यहाँ पे चेंज नाम की मेरे पास एक क्लास है, और x इज इक्वल टू चेंज 1 2 3, तो चेंज नाम की क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया x नाम का, उसमें उसके इनिट में क्या चला जाए, 1 2 3 चला जाए, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, तो सेल्फ डॉट ए में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू जेड, मतलब 3 इंटू 2 पहले सॉल्व होगा 6, और 1 माइनस 6 मतलब यहाँ आ जाएगी वैल्यू माइनस का 5। हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू गेट एट्रीब्यूट x कॉमा ए, मतलब x नाम का कोई ऑब्जेक्ट में जो a नाम का कहीं पे कोई एट्रीब्यूट है क्या, x नाम के ऑब्जेक्ट में a नाम का एट्रीब्यूट है क्या, बिल्कुल है, उसकी वैल्यू -5 है, कह रहा उसको उठा लो, तो y की वैल्यू क्या हो गई मेरे, माइनस का 5। हमसे कह रहे हैं सेट करो कुछ एट्रीब्यूट, जो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है एक्स नाम के ऑब्जेक्ट में अगर कहीं ए नाम का एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू को वाई कर दो, तो एक्स में एक ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है सॉरी, उसकी वैल्यू क्या कर दो, वाई कर दो, वाई की वैल्यू क्या है, -5, तो वो पहले से ही -5 हो गया। प्रिंट करो एक्स डॉट ए मतलब एक्स ऑब्जेक्ट का ए नाम का एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, तो अभी भी -5 होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे हम इसे प्रिंट करें, सबसे पहले सबसे अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंट करो हेलो, तो मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है, इस पे एरर नहीं आएगी, तो अगर इस पे कोई एरर नहीं आ रही है तो इसका टाइप क्या होगा। अब इसका टाइप जो है मेरे ख्याल से ये होगा नन टाइप, क्योंकि इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसका टाइप क्या देगा, नन टाइप। एक बार मैं इसको रन करके देखूंगा, आंसर इसका नन टाइप ही आना चाहिए। हाँ देखो क्या आ रहा है, हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, क्लास नन टाइप। अब ये हमारे ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इनहेरिटेंस कौन सी रिलेशनशिप को शो करता है। इनहेरिटेंस हमेशा इज आ रिलेशनशिप शो करता है। मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी थी, आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो अगर आपने ना देखी हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो उसे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन का क्या होता है। सेम टॉपिक है जो कि मैंने कवर करा हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग की ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ना देखा हो तो भी देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है जनरलाइजेशन का, कह रहे हैं जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पे देखने को मिलता है। अरे भाई साहब, इनहेरिटेंस का ही तो पार्ट होता है, छोटा सा कह सकते हो। जनरलाइजेशन का जितना ही पार्ट है, अगर आपको इनहेरिटेंस आता है इसका मतलब आपको जनरलाइजेशन आता है, तो ये जो है किसका पार्ट हो गया, हमारे इनहेरिटेंस का पार्ट हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं होता, इनकैप्सुलेशन का नहीं होता, हमेशा जनरलाइजेशन किससे रिलेटेड है। अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में पता है तो फिर आप जनरलाइजेशन के बारे में इजिली समझ सकते हो, ठीक है, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है रिलेशनशिप जो है उसे क्या बोलते हैं, यूजेस रिलेशनशिप।
यूजेस रिलेशनशिप मतलब अच्छा मैं समझ रहा हूँ। यूजेस का रिलेशनशिप का मतलब कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास की चीज़ों को यूज़ कर रही है तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो क्या है, दोनों क्लास आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। अब तुम ही सोचो, ये क्लास इंडिपेंडेंट है, एक ये क्लास इंडिपेंडेंट है। अब इन दोनों को आपस में कुछ कह सकते हो वेरिएबल्स शेयर करने, कुछ मेथड शेयर करने हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, जुड़ गए आके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो यूजर्स वाला जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं, एसोसिएशन। इस अ रिलेशनशिप क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कहता है इसका आंसर बताओ। हमारे पास एक क्लास है डेमो नाम की, एक और क्लास है डेमो डिराइव्ड नाम की, और एक मेरे पास मेन फंक्शन है और हम उस मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। डेमो डिराइव्ड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे नाम का, हम लोगों ने ये बनाया। इसके बाद इसका खुद का तो इनिट है नहीं, तो ये जो है डेमो के पास जाए, क्योंकि डेमो क्या है, इसका पेरेंट है, तो डेमो के इनिट चल जाएगा। इनिट में एक्स की वैल्यू सेट हो गई 1, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके इसको यहाँ से मार्क कर देता हूँ कि ये वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं obj.change। obj.change का मतलब डेमो डिराइव्ड क्लास में कहीं चेंज नाम का मेथड है क्या, तो डेमो डिराइव्ड क्लास में चेंज नाम का मेथड दिख गया। अब इसको चला दो, क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट एक्स में एक वैल्यू बढ़ा दो। अब इसके पास खुद का सेल्फ डॉट एक्स नहीं है, पर इसने क्या करा है, अपने पेरेंट का इनिट चला दिया है, तो ये जो है अभी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। यहीं पे मैं एडिट कर दे रहा हूँ, 2 हो गई। और ये रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट एक्स, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें क्या है, एक हमारे पास क्लास ए है, देन क्लास बी है, क्लास सी है एंड क्लास डी है। ओबीजे इज इक्वल टू डी करा, तो डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया ओबीजे नाम का, और इन चारों में कहीं इनिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओबीजे डॉट टेस्ट कर रहा है। ओबीजे डॉट टेस्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले ढूंढेगा क्या डी क्लास में कहीं टेस्ट नाम का मेथड है, तो यहाँ पे नहीं है, तो वो बी पे चेक करेगा, क्योंकि इसका पहला पेरेंट कौन है, बी। तो बी के पास गया, इसके अंदर कहीं टेस्ट नाम का मेथड है, ये मिल गया, तो हमारे इससे क्या आंसर मिल जाएगा, टेस्ट ऑफ बी इज कॉल्ड, तो हमें ये चीज़ मिल गई। अब ये क्या कह रहे हैं, सुपर डॉट टेस्ट। तो मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी क्लास के अंदर सुपर का यूज़ करते हैं तो उसके पेरेंट के पास जाता है, बट यहाँ पे ए के पास ना जाके पहले डी को बोलेगा, और भी तुम्हारे कोई पेरेंट बचे हैं क्या, तो वो बोलेगा अभी मेरा सी वाला बचा है, तो कह देगा कि ए के पास ना जाओ, बिल्कुल सी के पास जाओ। सी के पास टेस्ट पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेस्ट ऑफ सी कॉल्ड। अब ये भी कह रहा है कि सुपर को बुलाओ, पेरेंट को बुलाओ, तो ये दोबारा डी से पूछेगा कि भाई क्या तुम्हारे पेरेंट खत्म हुए, क्या खत्म हो गए, तो वो कह देगा अच्छा ठीक है, अब हम अपने पेरेंट को बुलाएंगे, मतलब ए को बुलाएंगे। तो ए के पास गया और हमारा प्रिंट हो गया टेस्ट ऑफ ए कॉर्ड, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, टेस्ट ऑफ सी कॉर्ड और टेस्ट ऑफ ए कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ पे लिखा है, टेस्ट ऑफ बी कॉर्ड, सी कॉर्ड, ए कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक क्लास टेस्ट है, एक क्लास डिराइव्ड टेस्ट है, एक मेन फंक्शन है, एंड देन हमारा मेन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। बी इज इक्वल टू डिराइव्ड टेस्ट, मतलब डिराइव्ड टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो बी नाम का, मेरा ये बन गया। इसका इनिट चल जाएगा, इनिट में सेट हो गई वैल्यू सेल्फ डॉट वाई की 1 हो गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ कि ये वैल्यू मेरी एग्जीक्यूट हो गई। फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं बी डॉट एक्स और बी डॉट वाई को, तो ये बताओ डिराइव्ड टेस्ट नाम की क्लास में एक्स और वाई नाम का कुछ है क्या, देखो यहाँ पे एक्स नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं है, वाई की जगह 1 प्रिंट हो जाएगा, तो इसकी जगह तो 1 प्रिंट हो जाएगा, बट बी डॉट एक्स की जगह पे यहाँ पे इसको वैल्यूज नहीं मिल रही है, इसको सेल्फ डॉट एक्स नहीं मिल रहा है इस जगह के अंदर, और ये जो है अपने टेस्ट की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि टेस्ट का इनिट इसने अभी तक चलाया नहीं है, तो हमें आंसर इसकी जगह का मिल जाएगा, एरर आ जाए, क्योंकि ये एक्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। एक बार मैं इसको और क्लियर कर लेता हूँ रन करके, ताकि कोई ज़रा सा भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, और ये क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि इसके चक्कर में एरर आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ तुरंत अभी, फिर देखते हैं कि आंसर मेरा क्या आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटाया मैंने, और अब देखते हैं। तो अभी आ रहा है एट्रीब्यूट एरर, कह रहा है कि हाँ भाई डिराइव टेस्ट में कहीं एक्स नाम का कोई एट्रीब्यूट हमारा है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है एक्स नाम की मेरे पास ये लिस्ट है, अब इतनी बड़ी लाइन दी गई, सबसे छोटी जगह पे आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है मैप करो एक्स वाली लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको स्ट्रिंग में, तो ये सारी वैल्यू जो एक्स के अंदर है ये सब स्ट्रिंग में बदल जाएंगी, तो मैंने इसको क्या करा, स्ट्रिंग में बदल दिया, लो भाई बदल दिया। ठीक है, अब कह रहा है इसको स्ट्रिंग में बदल दिया, इसको उठा के लिस्ट में रख दो, तो मान लो कि यही लिस्ट मेरी आ गई, चलो ये आ गई। अब कह रही है जो लिस्ट आई है इसको ज्वाइन कर दो स्पेस से, ज्वाइन कर दो स्पेस से मतलब हमारी एक स्ट्रिंग बनेगी। अब स्ट्रिंग क्या बनेगी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक मेरी स्ट्रिंग आएगी, कैसी आएगी, सबसे पहले आएगा 12.1। अब मुझसे कह रहा है एक स्पेस और दे दो इसमें, तो मैंने कहा ये लो स्पेस, फिर कहता है 34.0, तो हमारी दो वैल्यूज आ गई। अब हमसे कह रहा है इसकी लेंथ बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रही है लेंथ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 9।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है हमें एरर देगी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। हमसे कह रहा है एक हमारी डबल डायमेंशन मैट्रिक्स कह सकते हो, मैट्रिक्स कह सकते हो, तो लिस्ट इनसाइड लिस्ट कह सकते हो। तो इस तरह से हमने ये अंदर वाली लिस्ट पहले चेक कर लो, सब सही है, सारी सही है। फिर इन तीनों लिस्ट को हमने उठा के एक मेन लिस्ट में रख दिया, ये सही है। बी पे आते हैं, करें अंदर वाली पे चेक करो, ये तीनों सही है, कॉमा सेपरेटेड सब कुछ सही है, और इसको उठा के हमने क्या करा, बी में रखा। बट यहाँ पे कॉमा कहाँ है, ये कॉमा इनकी बुआ लगाएंगे आके, कॉमा नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, यहीं से मिल गया। ऑप्शन नंबर सी देख लो, टपल बने हैं, देखो बने हैं, बिल्कुल सही है, तीनों बन गए हैं, कॉमा से सेपरेटेड भी हैं, और उसको उठा के हमने एक लिस्ट में रख दिया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी पे आओ, यहाँ पे एक ही लिस्ट है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो वन डायमेंशन लिस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। सेट 1 में पड़ा हुआ है 1 2 3। अभी हमसे कह रहा है कि सेट 1 में ऐड कर दो 4 को, तो हम 4 को ऐड कर दें तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4। बट सीन ये है, हम इसको इक्वल टू रख रहे हैं सेट 2 में, तो सेट 2 में ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सेट 2 बन जाएगा जिसमें ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेट 1 डॉट एड 4 हो रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा, और नन जो है जाके इसमें सेव हो जाएगा। सेट 2 में क्या क्या नन, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि इसका आंसर क्या आएगा। ए कॉमा बी में वैल्यू पड़ी है 1 और 0। तो यहाँ पे जो आप ये ऑपरेटर देख पा रहे हो, ये होते हैं हमारे जॉर ऑपरेटर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने जॉर ऑपरेटर की टेबल आ गई होगी कि अलग अलग 1 और 0 की वैल्यूज में हमें जॉर ऑपरेशन क्या देता है। तो यहाँ पे ए में वैल्यू पड़ी है 1 और बी में वैल्यू पड़ी 0। तो आप टेबल को देख के ये बता सकते हो कि जब भी हमारी ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो हमें आंसर 0 देता है, जॉर जो है हमें आंसर 0 देता है। और जब भी ए और बी की डिफरेंट वैल्यू होगी हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो, ए और बी में क्या पड़ा है, 1 और 0। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ए में पड़ा है 1, बी में पड़ा है 0, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। ए में आ जाए ए और बी, ए और बी का जॉर निकला, 1 और 0 का जॉर अलग अलग है तो 1 ही मिलेगा, तो ए में आ गई वैल्यू 1। बी में क्या आ जाए, ए और बी का जॉर, अब ए और बी का जॉर का मतलब क्या है, 1 और 0 का जॉर मतलब 1, तो बी में क्या आ गया, 1, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 1। इस लाइन पे आए, कह रहे हैं ए और बी का जॉर निकालो, मतलब 1 और 1 का जॉर निकालो, सेम वैल्यूज है तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ए में क्या आ गया, 0, तो यहाँ पे आ गई 0। कह रहा है प्रिंट करो ए, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे एक चीज गौर करनी है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है ये सबसे ज्यादा इसकी प्रेसिडेंस होती है, इसको पहले सॉल्व करते हैं और इसको राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 क्या होता है, हम लोग अपने इंटरप्रेटर से पूछते हैं 2 की पावर 8 क्या होता है। कह रहा है 256, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 256, और 256 प्लस 5 कितना होता है, 261। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताओ। वैल्यू में VAL ने पढ़ा है 154, कह रहा है वाइल नॉट ऑफ VAL, तो VAL क्या है 154, तो अब अगर नॉट के अंदर है तो मतलब ये ट्रू है, तो ट्रू का नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो वाइल के अंदर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो वाइल लूप हमारा नहीं चलेगा। और जब वाइल लूप नहीं चला तो हमारा एल्स हमेशा चलता है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि वाइल और फॉर लूप में एल्स कैसे चलता है, इसमें मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है। तो जब भी अगर हमारा कोई भी लूप अगर उसमें ब्रेक स्टेटमेंट से वो नहीं होके आ रहा है, मतलब कह सकते हो कि अगर हमारा लूप ब्रेक नहीं हुआ है तो एल्स हमेशा चलेगा। एल्स चलेगा तो यहाँ वैल्यू की क्या हो जाएगी, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 154/2 ये अराउंड आ जाएगा 77, और उसको हम प्रिंट करें तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कितने स्टार प्रिंट होंगे। तो एक ये स्ट्रिंग हमें करनी है प्रिंट 0 टाइम, इंटू 0 का मतलब होता है 0 टाइम, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है 0 टाइम, मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो कह रहा है कितने स्टार प्रिंट होंगे, 0 स्टार प्रिंट होंगे। ये रहा, इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये कहा तो देखो कुछ नहीं आया, एम्प्टी आ गया। और वहीं मैं कह देता हूँ कि इस पैटर्न को 2 बार प्रिंट करो तो 6 स्टार आ जाएंगे। देखो एक बार ये पैटर्न प्रिंट होगा, फिर ये पैटर्न प्रिंट होगा। तो आई होप कि अभी आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, 1 से लेकर 20 तक सारे MCQ सॉल्व कर लिए अपने प्लेसमेंट टाइप MCQs इन पाइथन के पार्ट 29 में।